हर ट्रेडर को ओवर ट्रेडिंग की समस्या से उबरना पड़ता है, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग एक बड़ी प्रॉब्लम है जो पूरी कैपिटल को उड़ा देती है, अकाउंट को खत्म कर देती है। और फिर उसके बाद कितना भी ज्ञान हो, आप जो है ज्ञान से कोई फायदा नहीं ले सकते, क्योंकि जब ट्रेड के लिए पूंजी नहीं है। तो आज के वीडियो में ये समझेंगे कि ओवर ट्रेडिंग होता क्या है, इसकी साइकोलॉजिकली ओवर ट्रेडिंग क्या होता है, क्या इसके मैकेनिक्स हैं और कैसे ओवर ट्रेडिंग काम करता है। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि मुझसे लोग पूछते हैं कि आप अपना स्ट्रेटजी बता दीजिए और सेटअप बता दीजिए। तो भैया मेरा सेटअप तो सीधा है कि आपको ये समझ में आना चाहिए चार्ट पे कि बड़ा पैसा कहाँ खड़ा है, लेकिन आज हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। आज बात करेंगे स्ट्रेटजी के बारे में, क्योंकि वो ओवर ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ है। तो स्ट्रेटजी सिंपल है, जिसको शेयर मार्केट में सक्सेसफुल होना है, कि आप जिस तरह का आदमी अपने आप को चार्ट पे बनाना चाहते हैं मेंटली साइकोलॉजिकली, उस तरह का आदमी आपको रियल लाइफ में बनना पड़ेगा। अब जैसे मैं एग्जांपल दूं, मान लिया आप रोड से चल रहे हैं, अपनी लेन में चल रहे हैं और भीड़ है, और बराबर से आके कोई दूसरा वाहन आपकी लेन में घुसने लगे, और यदि आप उसके साथ कंपटीशन करने लगो, जैसे वो अपना बम्पर उड़ाए आप भी अपना बम्पर घुसाने लगो, यदि आप उस तरह के व्यक्ति हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप में कहीं ना कहीं रिवेंज की भावना है, तभी तो उसके साथ कर रहे हैं वो काम। तो जब आप चार्ट पे बैठेंगे तो वहां भी आप फिर रिवेंज ट्रेडिंग करेंगे। आप ये मत सोचिए कि जो आदमी वहां बगल वाली गाड़ी को मौका नहीं दे रहा है लेन में घुसने के लिए, वो बात अलग है कि वो दूसरा आदमी सही है कि गलत है, क्योंकि हो सकता है फिर वो भी खराब ट्रेडर होगा, दूसरे की लाइन में घुस रहा है। बात यहाँ अपने आप से हो रही है। तो यदि आप उस तरह के आदमी हैं जो इस बात को लेट गो नहीं करने दे रहे हैं कि अच्छा ठीक है भाई आ रहा है तो आ जा, चल मैं ही ब्रेक ले लेता हूँ, 1 सेकंड का, आ जाओ तुम अंदर, तो फिर आप रिवेंज ट्रेडिंग से भी नहीं बच पाओगे। तो आपको आम जीवन में वो आदमी बनना है जो आदमी आप चार्ट के ऊपर बनना चाहते हो। अब आते हैं ओवर ट्रेडिंग पे। ओवर ट्रेडिंग क्या है? जो वर्ड है ओवर, वो अपने आप में ही एनफ है बताने के लिए। ओवर का मतलब होता है भाई साहब हिंदी में अति, और आपने मुहावरा भी सुना होगा कि भैया अति हर चीज की बुरी होती है। तो मैं आपको भी एक एग्जांपल से समझाता हूं कि ओवर ट्रेडिंग कैसे होती है और ये आम जीवन में किस प्रकार से जुड़ी है। एक तो भाई मैं कोई लेक्चर का मॉक तो किया हुआ नहीं है और पॉलिश नहीं है, ना मेरे पास कोई वीडियो एडिटर है, ये सब रॉ चल रहा है एक क्लास की तरह। ये एक फेलो ट्रेडर समझिए आप, मैं कोई गुरु नहीं हूं, मैं भी आपके जैसे ही एक आम आदमी हूं, छोटे ही धनराशि से मैं ट्रेड करता हूं, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है फंडा। तो आते हैं ओवर ट्रेडिंग पे अति के मतलब से। तो एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं बाइक राइडर से। तो अभी मैं जैसे 44 ईयर हो गए मेरे कंप्लीट, 45 में चल रहा हूं। तो ज्यादातर जब 40s के बाद आदमी हो जाता है और यदि वो बाइक चलाता है तो उसकी एवरेज स्पीड होती है 60 टू 70 किलोमीटर पर आवर। नॉर्मल जो आदमी मेरी एज का यदि बाइक चलाएगा, क्योंकि उसको वो सेफ लगता है वो। अब हो सकता है इस बात पे आके कोई दूसरे जो जवान बच्चे हैं वो ट्रोल ना करने लग जाए कि भैया हम तो 80 पे चलते हैं, 90 पे चलते हैं। तो मैं आज टेस्टोस्टेरोन और रिफ्लेक्सेस की बात नहीं कर रहा, क्योंकि भाई जो ये लोंडे लोग होते हैं ना, ये भूल जाते हैं कि भाई उनका बाप भी कभी लोंडा था। तो सब उस एज से गुजरे, जब तुम 40 में आओगे तब इस बात को समझोगे। तो एग्जाम्पल के लिए 60 से 70 किलोमीटर की आपकी नॉर्मल स्पीड होती है। फिर आप उसके बाद क्या करते हो, स्पीड बढ़ाते हो, आप चले जाते हो 80 पे। 80 के बाद आपको अच्छा लगने लगता है, वो एड्रेनलिन रश आता है ना, खुशी होती है, फिर आप चले जाते हो 90 की स्पीड पे। फिर आप चले जाते हो 100 की स्पीड पे। और 100 की स्पीड पे जाने के बाद आप चाहे कितने ही बड़े राइडर हो, लेकिन जीवन में बहुत सारी चीज अनिश्चित चीजें होती हैं। जैसे आपको नहीं पता, हो सकता है कोई सडन गड्ढा ही आ जाए सड़क पे। भारत है भाई साहब, कोई छुट्टा जानवर भी आ सकता है, कुत्ता आ सकता है कहीं गली से निकल के, या सामने वाला भी कोई मूर्ख आदमी आ सकता है, दारू पी के आ सकता है। किसी भी कारण की वजह से आपका इस स्पीड पे 100 पे जाने के बाद एक्सीडेंट होने की प्रबलता बढ़ जाती है। और फिर जब दूसरे लोगों को पता चलता है कि कल चोट लग गई, गिर गए, तो वो बोलेंगे यार अति तो थी, 100 की स्पीड पे चल रहे थे भाई साहब, अति करी हो तो चोट तो लगेगी। लेकिन मैं आपको ये बात समझाना चाह रहा हूं कि अति 100 की स्पीड पे नहीं हुई है, अति आपकी चालू हो गई थी 80 पे, जबकि चोट लगी 100 पे। तो जो अति होती है ना, एंड रिजल्ट उसका बहुत बाद में मिलता है, लेकिन वो चालू पहले हो जाती है। कहां चालू होती है? जहां पे हमने अपना रूल तोड़ा। रूल का मतलब डिसिप्लिन हमने जहां पे तोड़ दिया, वहां हमारा ओवर ट्रेडिंग की कैटेगरी चालू हो गई।
क्यों चालू होती है? क्योंकि जब हम रूल तोड़ते हैं, उसके बाद जब हम इस रेंज में घुसते हैं ना, तो यहां पे हम चले जाते हैं अपने इमोशनल स्टेट में। ठीक है, मैं इमोशनल स्टेट को दो तरीके से समझता हूं। जैसे एक होता है आम स्टेट, इसको मैं बोलता हूं नॉर्मल स्टेट, और हम हंसी को, हैप्पीनेस को, सैडनेस को या और तरह की फीलिंग को एबनॉर्मल नहीं बोल सकते, तो उसको हम बोलेंगे नॉट नॉर्मल स्टेट। तो बेसिकली दो तरह के आदमी की इमोशनल स्टेट होती है। एक होती है नॉर्मल स्टेट। नॉर्मल स्टेट का मतलब है कि आप अपने दिमाग के फुल कंट्रोल में हैं, माइंडसेट आपका परफेक्ट चल रहा है, जो नियम कानून आपने बनाए हैं, जो आपका प्लान है, आप उसी के हिसाब से चल रहे हैं, आप फुल कंट्रोल में हैं। और दूसरा हो गया आपका नॉट नॉर्मल स्टेट। और यही चीज मैं यदि ट्रेडिंग के दायरे में लाऊं तो इसको हम बोलेंगे ट्रेडिंग माइंडसेट, और इसको हम बोलेंगे नॉन ट्रेडिंग माइंडसेट। ठीक है, अब देखें भैया, हर आदमी भगवान तो है नहीं कि अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर ले और वो प्लान के हिसाब से चले। इमोशंस हमेशा भारी पड़ते हैं, इसलिए आपने सुना होगा कि भैया कभी भी खुशी में ज्यादा वादा ना करो। महाराज दशरथ भी कैकेयी को 2 वरदान देके फंस गए थे कि भरत का राज तिलक होगा और 14 वर्ष के लिए राम जी को जाना पड़ेगा। खुशी में दे दी उस टाइम तो वचन, जब उनकी जान बचाई कैकेयी ने, लेकिन बाद में भारी पड़ा। तो इमोशंस में जब भी आप आओगे, आप पूरे कंट्रोल से अपने दिमाग से काम नहीं कर पाओगे। इमोशनल आपको स्टेट पे कंट्रोल रखना है। तो जैसे मैं पर्सनली, अब जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं सुबह, मेरी उम्र में बहुत सारे लोगों के बच्चे स्कूल जाते हैं, और आपको पता है कि स्कूल का टाइम सुबह का बहुत रश वाला हो जाता है। कभी किसी का टिफिन नहीं बनाया, कभी बस नहीं आई है, या कुछ भी लड़ाई हो सकती है घर में छोटी मोटी, या अगले दिन का कुछ हो गया। तो मेरा तो ये नियम है भैया, यदि मैं स्क्रीन पे आया हूं डे ट्रेड करने के लिए और मार्केट खुलता है 9:15 पे, तो मैं 8 बजे के बाद अपने अलावा किसी और से बात नहीं करता हूं, ना फोन करता हूं, ना कुछ इधर उधर देखता हूं, मतलब ताकि मैं पूरा कंट्रोल में रहूं। और यदि मेरा दिन 8 बजे से पहले बिगड़ गया और उस इमोशंस को मैं कंट्रोल में नहीं ला पा रहा हूं, तो वो मैं नॉन ट्रेडिंग डे घोषित कर देता हूं। क्योंकि शेयर मार्केट का पहला नियम यह है कि आपको पूंजी बचानी है। जब पूंजी नहीं बचेगी तो फिर आगे का ज्ञान का कोई मतलब ही नहीं है। तो हमको देना नहीं है, जो आएगा वो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में है कि हम कितना दे सकते हैं। तो हमको देना नहीं है, हमने ये बात सोच लिया। तो जिस दिन मैं नॉर्मल स्टेट में नहीं हूं, मैं तो घोषित कर देता हूं कि ये मेरा नॉन ट्रेडिंग डे है। तो ये बात तो हो गई इमोशनल स्टेट की। तो बेसिकली आप ओवर ट्रेड तब करते हैं जब आप नियम तोड़ते हैं, और नियम तोड़ने के बाद आप इमोशनल स्टेट में चले जाते हैं जहां आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर सकते। और वो ओवर ट्रेडिंग 100 की स्पीड पे नहीं चालू होती है बाइक राइडर के लिए, वो ओवर ट्रेडिंग चालू हो जाती है जब वो 60 से 70 की सेफ रेंज में चलता है। ट्रेडिंग की भाषा में ये जो रेंज है ये हर आदमी के लिए अलग हो सकती है। जैसे स्कैल्पर है, हो सकता है उसके लिए 6ठा ट्रेड हो, डे ट्रेडर के लिए ये 3रा ट्रेड हो। तो डिपेंड करता है कि कौन आदमी क्या है। वो किसी और दिन किसी दूसरे लेक्चर में मैं करूंगा उसको एड्रेस, क्योंकि जिस तरीके से डिफरेंट तरह के खिलाड़ी होते हैं ना, देखो कोई सहवाग की तरह से खेलता है, कोई द्रविड़ की तरीके से खेलता है, कोई वीवीएस लक्ष्मण की तरीके से खेलता है। तो शेयर मार्केट में लॉस होने का एक बहुत बड़ा कारण यह भी होता है कि आदमी को पता ही नहीं होता कि वो बाय नेचर है क्या। समझ रहे हो? मतलब आप खिलाड़ी तो हो टेस्ट मैच के, तो आप 20-20 नहीं खेल पाओगे। तो यदि आप बाय नेचर हो तो स्विंग ट्रेडर के लिए फिट, और जबरदस्ती कर रहे हो तो स्कैल्पिंग, तो आपका बैंड बजना है। तो वो बात हो गई उसकी। तो अब आते हैं इमोशंस पे कि किस तरह के इमोशंस कैसे ओवर ट्रेडिंग को प्रभावित करता है। तो मेन तो एक इमोशन सबसे ज्यादा इसमें आता है हैप्पी। हैप्पी में क्या होगा कि छोटा 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 3 कैंडल चलेगा, यहां प्रॉफिट की बात नहीं है, और एक बड़ा ग्रीन कैंडल आएगा और देखते आदमी नाचने लगता है चार्ट पे और घुस जाता है। वो ये भूल जाता है कि इसमें थोड़ा रिट्रेसमेंट भी देख लो, और जो भी उसको ज्ञान मिला है वो नहीं देखता। या 2 ट्रेड प्रॉफिट में चले गए तो उस दिन उसको लग रहा है कि आज तो जहां भैया हाथ डालूंगा वहीं पैसा बनना, आज का दिन बहुत बढ़िया है। तो वो हो गई हैप्पी स्टेट। तो आपने जो ट्रेड लिया है वो अपने लॉजिक से नहीं लिया, फिर आप इमोशनल स्टेट में चले गए हो। और इसी तरह का एग्जांपल भैया सैड में हो गया कि लॉस हो गया तो जबरदस्ती उसको रिकवर करने की कोशिश कर रहे हो। और रिवेंज ट्रेडिंग का एग्जांपल मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में दे ही दिया था। लेकिन इन सब इमोशन में एक स्पेशल इमोशन है जो मैंने भी उसको ओवरकम किया, और मैं मानता हूं मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे। उसको बोलते हैं बोर्डम। बोर्डम भी एक इमोशन है। मतलब
आदमी के पास कुछ करने के लिए है ही नहीं, तो मैं क्या करूं? ठीक है, अब तो यदि जैसे जो डे ट्रेडर है और वो सोच रहे कि इसी से पूरी उनकी जीविका चलेगी या जो भी है, और वो सोचे कि रोज मैं ट्रेड करूंगा और आज वो सेटअप आने नहीं वाला और वो बोर्ड है और उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने बोर्डम को कैसे कंट्रोल करूं, तो वो जबरदस्ती ट्रेड लेगा और वो ओवर ट्रेडिंग होगी। चाहे वो दिन का एक ही ट्रेड हो, वो सिंगल ट्रेड भी उसका ओवर ट्रेड ही है, क्योंकि वो उसने आउट ऑफ बोर्डम लिया है। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि हर ट्रेडर के पास ट्रेडिंग के अलावा भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए। तो जैसे मैं सोशल मीडिया पे आया हूं, ये मेरा एक वन ऑफ द चैनल है उस बोर्डम को खत्म करने के लिए। उसके अलावा मैं पढ़ता हूँ, और मेरे जो ट्रेडिंग की जो ये सेटअप है, यहाँ एक अलेक्सा लगी हुई है, तो मैं अलेक्सा को बोल देता हूँ भैया गाने चलाओ, और गाने चल रहे हैं, या चार्ट ब्राउज करने लगता हूँ, जो दूसरी चीजें हैं उस तरह का काम। लेकिन आपको बोर्डम से लड़ना पड़ेगा। आप मनोरंजन के लिए ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, ना आपको मनोरंजन के लिए ट्रेडिंग करना है। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि ओवर ट्रेडिंग क्या होती है। ओवर ट्रेडिंग का सीधा मतलब है आपने प्लान तोड़ा और आप इमोशनल स्टेट में गए, आप नॉन ट्रेडिंग स्टेट से ट्रेडिंग स्टेट से नॉन ट्रेडिंग माइंडसेट में चले गए और आपका लॉस होना पक्का है। अब आप कहोगे सर डिसिप्लिन कैसे फॉलो करें? देखिए, डिसिप्लिन का मतलब होता है प्लान। एक कहावत है कि इंटेलिजेंस और हार्ड वर्क से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जीवन में प्लानिंग। तो यदि आपके पास प्लान नहीं है और आप अपने प्लान में स्ट्रिक्ट नहीं है, तो आप मारे जाएंगे। और फिर वही वाली बात कि जो आदमी जिसका जीवन में जैसा नहीं है, वो चार्ट पे जाने के बाद वैसा नहीं बनेगा। अब मैं जैसे भैया जो ये हाईली डिसिप्लिन आदमी होते हैं ना, उनको समाज खुसट समझता है, परिवार भी खुसट समझता है, और लोग गुस्से में भी रहते हैं। लेकिन बिना डिसिप्लिन के कुछ होता नहीं है, हर आदमी को पता है। वो सामने वाला चाहे कुछ भी समझता रहे, ये जीवन की सच्चाई है। जैसे शाहरुख खान ने भी कहा कि भैया नींद चैन सब भूल जाओ, पैसा कमाना है तो काम करना पड़ेगा, डिसिप्लिन से चलना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो अब मैं जैसे अपना एग्जांपल बता दूं, हम लोग सपोज फैमिली में डिस्कस हुआ कि आज संडे है, चलो पिक्चर देखने चलेंगे। तो मैं पहले पूछ लेता हूँ भैया पिक्चर देखने के अलावा और कोई काम है? तो यदि इन्होंने मुझे बता दिया कि पिक्चर देखेंगे, उसके बाद फलाने मॉल में हमको जाके शॉपिंग करनी है और फिर वापस आ जाएंगे, तो मैं फिर वो दो ही जगह जाता हूँ, मैं तीसरी जगह नहीं जाता हूँ। तो इसका मतलब, अब हो सकता है परिवार वाले मुझे खूसट समझते हो, लेकिन भाई प्लान पे आपको स्टिक करना। आप जब आपने घर से प्लान बना लिया कि मैं पिक्चर देखूंगा और फलाना काम करूंगा, उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगा, है ना, और पता चला कि वहां पिक्चर देखने ये गए, उसके बाद फिर कहीं और घूम रहे हैं, मंडरा रहे हैं। तो जब आप वो छोटी जगह पे डिसिप्लिन नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, तो फिर आप चार्ट पे कैसे फॉलो कर लोगे? और क्रूरता की मैं जो बात बता दूं, जिसमें बोल रहा हूं, देखिए एक रूल होता है 80-20 का, ठीक है, इस रूल के बारे में पढ़ लेना, 80-20 रूल। और बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी चीज 100% नहीं होती है। यदि आपने 80% अचीव कर ली तो दैट इज गुड इनफ। जैसे कॉलेज में बोल देते ना भैया 80% अटेंडेंस कर ली तो तुम अच्छे आए हो कॉलेज में। इनफैक्ट जो तुम आपकी शुगर की दवा होती है, बीपी की दवा होती है, उसको भी डॉक्टर ये मान के चलते हैं कि 10 दिन में आदमी एक डोज तो भूलेगा ही। समझ रहे बात? अब ये नहीं कि मैंने इस वीडियो में बोल दिया तो आप उसको भूलने लग जाओ। बेसिकली कहने का मतलब है कि आपने अपने डिसिप्लिन में, रूल फॉलोइंग में 80% फॉलो कर लिया तो आप आदमी एकदम सही चल रहे हो। तो ये बात हो गई प्लानिंग की। अब ये तो राम कथा जो मैंने आपको बताई है ओवर ट्रेडिंग की, ये तो हो गई है भाई साहब। ओवर ट्रेडिंग क्या होता है और ओवर ट्रेडिंग कब शुरू होता है? वो तब शुरू नहीं होता है जब आपके पीएनएल में या आपके डे के लॉस में दिखाने लगता है कि ठुक गया आज तो 15,000 रुपए, तब नहीं होता है। वो जब आपने नियम तोड़ा और बिना नियम के लिया ट्रेड, तभी वो ओवर ट्रेडिंग चालू हो गई। चाहे वो दिन का पहला ट्रेड हो, चाहे वो दिन का 10वां ट्रेड हो। भाई यदि मैं दिन के 15 ट्रेड ले रहा हूं, मेरे 15 के 15 ट्रेड में इतना जबरदस्त हूं कि अच्छे ले सकता हूं, हर ट्रेड मेरा डिसिप्लिन से हो रहा है, प्रॉफिट के साथ हो रहा है, तो उसको थोड़ा ना ओवर ट्रेड बोलते हैं यार। ओवर ट्रेड का मतलब ही ये है कि आपने नॉन डिसिप्लिन में बिना प्लान के अंडर इमोशनल स्टेट में ट्रेड लिया है, दैट इज ओवर ट्रेडिंग। अब इसको कंट्रोल कैसे करें, ये तो कहानी हो गई फिलोसॉफिकल। अब इस पर आते हैं टेक्निकल। तो टेक्निकल मेरा ये मानना है कि ये सब चीजें भी इसलिए भी होती हैं क्योंकि आदमी को पता नहीं होता कि वो चार्ट पे देख क्या रहा है। समझ रहे बात? यदि उसको चार्ट पहले ही बता दे कि ये ट्रेड आप गलत है, इस ट्रेड में ये ट्रेड आपका है ही नहीं, यदि आपको इतनी स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन वाइब आ रही है चार्ट देख के कि इसमें ट्रेड है ही नहीं, तो आप उस ट्रेड को कभी लेंगे ही नहीं। समझ गए? तो नॉलेज यानी कि जो अगला प्रॉब्लम है
ओवर ट्रेडिंग का भाई पहला तो प्रॉब्लम हो गया, नंबर 1 प्रॉब्लम तो हो गया इमोशनल स्टेट आपकी चली गई और डिसिप्लिन लॉस्ट हो गया, डिसिप्लिन लॉस्ट, पहला तो प्रॉब्लम ही हो गया। दूसरा मैं जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मान के चलता हूं उसको बोलते हैं लैक ऑफ नॉलेज, कि आपको पता ही नहीं चार्ट पे हो क्या रहा है। अब मैं आपको एक जबरदस्त एग्जांपल दूंगा, उससे आप ये समझ जाएंगे कि नॉलेज का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है ओवर ट्रेडिंग को खत्म करने में। मैंने एक रील बनाई थी इंस्टाग्राम पे और वो वायरल भी हुई काफी। उसमें मैंने ये बोला था कि भाई यदि आपको ट्रेड करना है तो बड़े लेवल पे ट्रेड करो। जैसे मैं जब ऑप्शंस में ट्रेड करता हूं तो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर चलता हूं, उससे छोटा मैं स्टॉप लॉस नहीं लेता और मैं कोशिश करता हूं कि मुझे कम से कम 250, 300, 400 या 500 पॉइंट तक मिले, मिनिमम 200, 250 पॉइंट तो मिले ही, 4 या 5 गुना मेरे स्टॉप लॉस का। तो उसमें बहुत से लोगों ने बोला कि भैया ये ऐसे कैसे कर लोगे आप, दिन में तो इतनी रेंज होती नहीं है। तो मैंने फिर कमेंट में लिखा भी कि ये डॉक्टर ने बताया तो है नहीं कि आपको 5 मिनट की कैंडल पे ही करना है भैया, 3 ही कैंडल में आउट हो जाना है। आप बॉल को देख के खेलोगे कि उस पर चौका मारना है, छक्का मारना है, 1 रन लेना है, या आप पहले ही मन बना लोगे कि नहीं मैं तो चौवा ही मारूंगा हर बॉल पे, या मैं तो सिंगल ही लूंगा। भाई यदि आपका चार्ट बोल रहा है कि इसको होल्ड करना है तो आप होल्ड करेंगे, अपने आप ही बीटीएसटी हो गया। और यदि चार्ट बोल रहा है कि भैया टारगेट आ गया 30 मिनट में, तो आप 30 मिनट में निकल जाओगे। आपको तो जहां आपको उस पर एंट्री मिल रही है, एग्जिट मिल रही है, आप उस हिसाब से चलोगे, अपने मन से थोड़ा ना चलोगे यार कि मैं तो सोच लिया 1 मिनट के चार्ट पे करूंगा और खट से घुसूंगा और 30 मिनट में निकल जाऊंगा, ऐसे थोड़ा ना होता है। आपको यदि पता है कि ये गाड़ी कहां से चलेगी और कहां पहुंचेगी, कहां एंट्री है और कहां एग्जिट है, चार्ट देख के, मन से नहीं। 1:1, 1:3, 1:4 कुछ नहीं होता है। टेक्निकल आपको समझना है कि हाँ इस लेवल पे सेलर आएंगे, समझ गए, या इस लेवल पे कॉल सेलर आएंगे और यहां नीचे पुट सेलर बैठे हुए हैं, यहां जाते ही इसको बेचना चालू कर देंगे, इधर से पुट वाले को बेचना चालू कर देंगे। तो ये आपको समझ में आ गया देखना, तो आप जो है ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे। अब मैं एक एग्जांपल समझाता हूं कि वो मैं 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस क्यों लेता हूं। तो सबके घरों में सीढ़ियां होती हैं, हो सकता है भाई कोई लिफ्ट वाला भी हो, पर सीढ़ियां तो होती ही हैं। तो सीढ़ी में स्टेप्स होते हैं, ठीक है। और ये जो स्टेप होते हैं इसकी जो हाइट होती है, इस स्टेप की जो हाइट, इसको h लिख दे रहा हूं मैं भी समझाने के लिए, ये 6 से 8 इंच होती है, डिपेंडिंग कि भाई हॉस्पिटल टाइप है तो उसको 6 इंच ही रख देते हैं ताकि चढ़ने में ज्यादा जोर ना पड़े, और किसी का घर यदि छोटा है उतना नहीं जा सकते तो उसको 8 इंच कर देते हैं, ठीक है। तो मैं समझाने में आसान रहेगा तो इसलिए आज इसको 8 इंच की हम लोग पैडी मान लेते हैं कि हमारी सीढ़ी में 8 इंच की पैडी है, ठीक है। ये हो गया 8 इंच की हाइट। ये जो हाइट है ये 8 इंच की पैडी हो गई, ये भी 8 इंच की पैडी हो गई, समझ गए आप बात। अब आप मुझे ये बात बताइए, इस 8 इंच की पैडी पे सपोज कोई आदमी यहां खड़ा है, ये आदमी खड़ा कर दिया, थोड़ा ड्राइंग की भी आज टेस्टिंग हो जाए। एक आदमी इस स्टेप पे खड़ा है, ये मान के चलिए पहले नंबर की सीढ़ी है, ये दूसरे नंबर की सीढ़ी है, ये तीसरे नंबर की सीढ़ी है, स्टेप है, ये यहां इस पे खड़ा है। ये अब अपना पैर, 2 पैर होते हैं आदमी के पास, ऑब्वियसली सीढ़ी चढ़ना हो या उतरना हो तो एक पैर पैडी पे रहेगा, दूसरा उठेगा। ये अपना पैर उठाता है। अब ये पैर उठाने के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि ये अगली सीढ़ी पे जा रहा है कि नीचे वाली सीढ़ी पे आ रहा है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस सीढ़ी को आधी हाइट ले लेंगे। तो आधी हाइट मान के चलिए 4 इंच ऊपर हो गई, 4 इंच नीचे हो गई। यहां भी आधी हाइट मान के चलिए 4 इंच ये ऊपर हो गई और 4 इंच ये नीचे हो गई। तो मैं ये मान के चलूंगा कि यदि इस आदमी ने अपना पैर इस 4 इंच के नीचे ले आया, 4+ इंच, यदि ये इस स्टेप से नीचे आ गया तो चांसेस ये बनता है कि शायद ये नीचे वाली पैडी पे जाने की कोशिश कर रहा है। और यदि ये 4 इंच प्लस चला गया इधर, तो चांसेस ये है कि भैया ये ऊपर वाली सीढ़ी पे जाने की कोशिश कर रहा है। इसमें कोई ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। 8 इंच की हमारी सीढ़ी की हाइट है और इस सीढ़ी की हाइट में यदि आधी हाइट से ज्यादा नीचे की तरफ चल रहा है तो भैया नीचे की पैडी पे जाएगा, और आधी हाइट से ऊपर की तरफ चल रहा है तो
ऊपर की पैडी पे जाएगा। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। अब इस पैडी को मैं बदल देता हूं निफ्टी में, ये जादू होने वाला है। आप इसमें यहां ध्यान दीजिएगा। अब इसको आप हटा दीजिए। ये जो हमने 8 इंच की हाइट थी, ये मान के चलिए ये हमारी निफ्टी है। और आप सबको पता होगा कि निफ्टी काम करती है 50 पॉइंट के स्ट्राइक पे। तो मान के चलते हैं ये जो सीडी है ये है 24,000, ठीक है। और जो नीचे वाली सीडी है वो कितनी हो गई? 23,950। और इसके ऊपर वाली सीडी कितनी हो गई? 24,050, क्योंकि 50 पॉइंट की है। तो ये जो हाइट है सीडी की हाइट, ये कितनी हो गई? 50 पॉइंट की। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि निफ्टी 24,000 पे खड़ी है और ये 25 पॉइंट, भाई 50 पॉइंट का आधा कितना हुआ? 25 पॉइंट, जो मैंने पहले आपको 4 इंच के एग्जांपल से समझाया था, 8 इंच पे हाफ, है ना। 50 पॉइंट का आधा होता है 25 पॉइंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि निफ्टी 24,000 माइनस 25 प्लस पॉइंट गिरती है, वो कितना हो गया? आप लगा के चलिए, वो बैठेगा करीब 23,975 या इसके नीचे। तो उससे सिग्नल मिलता है कि शायद निफ्टी नीचे वाली सीढ़ी पे आ रही है, विच इज दी लोअर स्ट्राइक। और यदि ये 25 प्लस पॉइंट ऊपर चल रही है, 24,025 या 26 की तरफ चल रही है, तो इसका मतलब ये निफ्टी जाने वाली है इस वाली स्ट्राइक पे। समझ गए भाई? मैं जो हूं, किताब मैंने बहुत पढ़ ली, बहुत यूट्यूब का दुनिया भर का ज्ञान देख लिया। मैं हूं साइंटिस्ट आदमी, मेरे को पैसे से इतना मतलब नहीं है। मुझे तो शेयर मार्केट की पजल सोल्व करनी है कि काम कैसे करता है। तो ये मान के चलिए कि मेरी जो पीएचडी 2011 में आईआईटी कानपुर से हुई थी, वो तो अलग चीज है। ये मेरी थीसिस है, जो मैं इसको देख रहा हूं। ये आपको हो सकता है कहीं ना मिले और आपको मेरे सारे आइडियाज रैंडम लगे, लेकिन ये सब बैक टेस्टेड है। मेरा पीएनएल वीएनएल छोड़ दो, ये तो रोज होता है चार्ट पे। अब मैं आज आपको बता दूंगा, यदि आपने देख लिया तो आप कल से यही चीज चार्ट पे देखना चालू कर देंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा। लगभग 5 दिन होते हैं हफ्ते में ट्रेडिंग के, 3 दिन 4 दिन ये काम करता है। केवल एक दिन काम नहीं करता, क्योंकि ये सीढ़ी उस दिन इसके कंट्रोल में नहीं रहती। कई बार सेंसेक्स की ओआई ज्यादा हो जाती है, तो उस दिन आपको पता है कि सेंसेक्स 100 पॉइंट के उससे चलता है, तो उस टाइम पे ये सीढ़ी अलग तरीके से काम करती है। वो मैं फिर किसी और दिन वीडियो में करूंगा, नहीं तो ये वीडियो खत्म ही नहीं होगा। फिलहाल हम इसको समझ लेते हैं। तो आप ये समझ गए कि निफ्टी जो है एक किस्म से सीढ़ी की तरह काम करती है। 50 पॉइंट की एक पैडी होती है। 25 पॉइंट यदि नीचे उतर गया, इसका मतलब नीचे वाले स्टेप पे जाने वाली है स्ट्राइक से। 25 पॉइंट ऊपर चला गया तो अगली स्ट्राइक पे जाने वाली है। यही मेरा स्टॉप लॉस है। बहुत से लोग जो स्कैल्पर होते हैं वो क्या करते हैं, इस 25 पॉइंट के बीच में, दूसरा कलर का पेन ले लेता हूं, पहली सीढ़ी, इस वाली सीढ़ी का आधा और इस वाली सीढ़ी का आधा, इसके बीच में नाचते रहते हैं। ठीक है। और यदि ये सीढ़ी आपको कल से अपने चार्ट पे देखनी है, तो जो अपने चार्ट का आप इधर नीचे टाइम होता है और ये जो इधर वैल्यू वाला होता है, इसको कल से आप 25 के स्केल पे लगाना चालू कर दीजिए, तो आपको ये सीढ़ी दिखनी चालू हो जाएगी। समझ रहे बात? तो मैं 50 पॉइंट का क्यों स्टॉप लॉस लगता हूं, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि निफ्टी सीढ़ी की तरह काम करती है और बहुत से लोग इसको स्टॉप लॉस हंटिंग समझते हैं। मैं बताता हूं स्टॉप लॉस हंटिंग क्या होता है। तो बेसिकली यदि आप ऑप्शन सेलिंग जानते हैं, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है शॉर्ट स्ट्रेडल का, कि आपने 24,000 पे कॉल और 24,000 पे पुट दोनों सोल्ड कर दी। उसकी स्ट्रेटजी ऐसे दिखाई देती है, इस बिंदु पे आपने उसको 24,000 पे सेल कर दिया है। ठीक है। लेकिन जैसा मैंने बताया ना, सीढ़ी होती है 50 पॉइंट की, तो हकीकत क्या है कि इधर 25 पॉइंट और इधर 25 पॉइंट, यदि ये दोनों तरफ चले तो भी ये 24,000 वाले को कोई ज्यादा खास लॉस सेलर को नहीं होता। क्योंकि देखिए निफ्टी को एग्जैक्ट एक पॉइंट पे तो बांधना मुश्किल है। डीके आपका तभी खत्म होगा जब आपका प्रीमियम फ्लक्चुएट करेगा, उसमें हाई एंड लो बनेंगे, तभी तो ये चार्ट चलता। नहीं तो यार सीधी लाइन में चले हाई लो बनता है ना, वो लिक्विडिटी और सब कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो ये जो 25 पॉइंट प्लस इधर चल रहा है, 25 पॉइंट प्लस इधर चल रहा है, इसमें होती है स्टॉप लॉस हंटिंग।
तो बेसिकली यदि आप स्कैल्पर हैं और 24,000 पे लोग स्ट्रेडल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग तो हर स्ट्राइक पे स्ट्रेडल बनाने की कोशिश करते हैं। सेलर हमेशा सोचते हैं कि ये इसी स्टेप पे रुक जाए, इसी पैडी पे रुक जाए। 24,000 पे है तो 24,000 वाली पे रुक जाए, ऊपर चली गई है एक स्ट्राइक तो 24,050 वाली पे रुक जाए, नीचे आ गई तो 23,950 वाली पे रुक जाए। समझ रहे बात? 50 पॉइंट की जो अगली सीढ़ी है या नीचे की सीढ़ी है, वो चाहते हैं कि वहीं रुक जाए और वहीं उसकी स्ट्रेडल बन जाए। लेकिन वो क्या करेगी कि दोनों तरफ 25 पॉइंट में ही घूमती रहेगी, जैसा आप चार्ट में देखेंगे। तो आप देखेंगे हमेशा जब भी निफ्टी पलटती है तो 25-26 पॉइंट ऊपर रहेगा, किसी भी उसमें जाएंगे तो 25 का गुणा किया आता है लास्ट में, वहां से नीचे की तरफ चल देगी, या नीचे 75 रहेगा तो 75 से वापस चल देगी। तो अब मैं जब चार्ट लगाता हूं ना, तो चार्ट में निफ्टी का पैटर्न देख के, जो निफ्टी ये ऐसे चल रही है, फिर ये नीचे आ रही है, फिर ऐसे चल रही है, फिर ये नीचे आ रही है, फिर ऐसे चल रही है, फिर नीचे आ रही है और फिर आती है, तो ये बेसिकली क्या होती है कि ये एक सीढ़ी है, एक स्ट्राइक है 25 पॉइंट की चार्ट के ऊपर, फिर ये यहां आ जाती है, फिर ये यहां वही नाटक करती है, फिर इसके बाद फिर उतरती है। तो किसी दिन तो लगातार सीढ़ी उतर जाती है, किसी दिन एक एक सीढ़ी पे टाइम अपना व्यतीत करती है। तो ये होता है रीजन मेरा 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेने का, क्योंकि मैं स्कैल्पिंग नहीं करता हूं भाई, मैं निफ्टी को एक सीढ़ी की तरह देखता हूं और बड़ा पैसा भी उसको सीढ़ी की तरह देखता है, क्योंकि वो जो पैसा लगा सकते हैं, जो बेच सकते हैं, वो हर 50 पॉइंट में बेच सकते हैं ना भाई। वो 24,037 पे कुछ नहीं बिकता है ना खरीदा जाता है, या तो 24,000 पे होगा या फिर 24,050 पे होगा। तो फिर आप कैसे ले सकते हैं बीच का स्टॉप लॉस? समझ रहे हैं? फिर आप बोलोगे मेरा स्टॉप लॉस हंट हो रहा है, वो तो होगा ही हंट, क्योंकि जो उसने एल्गो ट्रेडिंग लगा रखी है, जो कंप्यूटर वहां लगा रखा है, वो जैसे ही 25 पॉइंट से ज्यादा जाके अगली स्ट्राइक पे जाने की कोशिश करेगा, वो वहां से तुरंत उसको बेचना चालू कर देते हैं। और जैसे 25 पॉइंट नीचे टूटता है अगली नीचे वाली पेड़ी पे जाने के लिए, वो उसको नीचे से बैठ के ऊपर पहुंचा देते हैं। तो आप समझ गए होंगे। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से क्यों ओवर ट्रेडिंग होती है। तो लोग उसी में कोशिश करते रहते हैं जबरदस्ती ट्रेड करने का, जबकि यदि आपने चार्ट आपने देख लिया कि ये आज यहीं घूम रही है और ये केवल 50 पॉइंट की रेंज है, तो भाई मैं तो उसमें ट्रेड नहीं लेता हूं। उसका एक कारण और ये भी है क्योंकि मैं इसके अलावा भी कई काम करता हूं, मैं साइंटिफिक एडिटर हूं। तो मैं फालतू में 1,500 रुपए के लिए, 800 रुपए के लिए, यदि मैं 2 या 4 लोड से कर रहा हूं, या 1,200 रुपए के लिए बैठ के अपनी आंख फोड़ूं, वो कोई लॉजिक नहीं बनता है। यदि मैं कोई ट्रेड ले रहा हूं तो मैं कम से कम टारगेट करता हूं भैया 4-5 हजार रुपए तो मिले एक ट्रेड में, नहीं तो क्या मतलब है उस ट्रेड को लेने का? फिर तो हम जो कर रहे हैं अपने जीवन में वही बहुत है भाई। ओवरऑल आप आए क्यों हो ट्रेडिंग में? आप इसलिए आए ना क्योंकि आपको राजा बनना है। राजा का मतलब है आपको फ्रीडम चाहिए लाइफ में। यदि आपको स्क्रीन पे ही बैठना है तो ये मान के चलिए कि यदि आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल आदमी हैं तो डेफिनेटली आप पढ़ने लिखने में भी ठीक होंगे, बिजनेस में भी ठीक होंगे। तो यदि आपको सारा दिन ही कोई काम करना है तो फिर आप वही काम करिए। ये तो भयंकर रिस्क वाला काम है, इसमें क्यों आना? समझ गए बात? तो ये हो गई। अब आते हैं तीसरी प्रॉब्लम पे। जो तीसरी ओवर ट्रेडिंग की प्रॉब्लम होती है वो होती है लैक ऑफ कैपिटल। लैक ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है कि हर आदमी जल्दी से जल्दी पैसा कमाना चाहता है और कैपिटल बड़ा करना चाहता है ताकि उसको प्रॉफिट मिले। अब जैसे मेरे केस में मैं खुद भी ओवर ट्रेडिंग अभी भी कर देता हूं, क्योंकि मर्ज है वही कि लगाए हैं 2 लाख रुपए और आदमी 2 लाख के 2,10,000 में खुश नहीं होता, वो सोचता है इसके 2,40,000 आज ही हो जाए। समझ रहे हो बात? तो ये मुझे समझ में आ गया धीरे धीरे कि जो मेरा लाइफस्टाइल है, जिस फ्रीडम को मैं चाह रहा हूं, उसके लिए मुझे कितना बेस कैपिटल चाहिए। तो जब तक वो बेस कैपिटल नहीं मिलेगा तब तक भी आप ओवर ट्रेडिंग करते रहोगे, या फिर आप उस बेस कैपिटल का जुगाड़ करो। हर आदमी को पता होना चाहिए कि उसको कितनी एक्सपेक्टेशन है इससे और कितना उसमें बेस कैपिटल लगेगा। वीडियो यहां तक देख लिया है तो और आपने इससे कुछ सीखा है, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस सब तामझाम को चलाने के लिए मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो हो सकता है कोई वीडियो एडिटर रखना पड़े, और मेरे खुद के भी टाइम की वैल्यू है, और पता नहीं मोनेटाइज और ये सब में तो कब पैसा मिलता है और क्या कहानी होती है। तो मैंने एक रेजर पे एक लिंक बनाया है 101 रुपये का। यदि आप लोग इस एजुकेशन कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप वहाँ जाके वो डोनेट कर सकते हैं। एक किस्म से डोनेशन मान लीजिए इस एजुकेशन सपोर्ट के लिए, या जो भी मान लीजिए। किसी के ऊपर कोई फोर्स नहीं है भाई। यदि आपकी जेब अलाउ करती हो, आपको लगता हो कि आपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखा है जिसकी वैल्यू उससे ज़्यादा है, तो आप वो कर सकते हैं। सेम लिंक मैंने
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में पिन कर दिया है और मेरी वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा। थैंक यू।